नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति यानी राजस्थान स्टेट पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें। जी। हम बात करेंगे कि राजस्थान विधानमंडल के सदस्य, हमारे एमएलएज, उनके चुनाव की योग्यता, अयोग्यता, उनकी शक्तियां और खास तौर पर वो कानून कैसे बनाते हैं। अनुच्छेद 191 से 205 तक कोशिश ये रहेगी कि जैसे 12वीं कक्षा के विद्यार्थी भी इसे आसानी से समझ सकें। बिल्कुल एकदम सरल तरीके से। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि विधानसभा का सदस्य यानी एमएलए बनने के लिए कौन योग्य नहीं है, मतलब क्या अयोग्यताएं हो सकती हैं। अनुच्छेद 191 शायद इसी बारे में है। हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 191 और उसका खंड 1 कुछ खास स्थितियां बताता है। अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी स्थिति में आता है तो वो विधानमंडल का सदस्य चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। अच्छा, क्या हैं ये स्थितियां? देखिए, पहली है, अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार जैसे अपनी राजस्थान सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो। लाभ का पद, इसका क्या मतलब है? मतलब कोई ऐसा सरकारी पद या नौकरी जिससे उसे वेतन, भत्ता या कोई और फायदा मिल रहा हो। हाँ, ये जरूर है कि विधानमंडल कानून बनाकर कुछ पदों को इस नियम से बाहर रख सकता है। जैसे मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। अच्छा, यानी विधायक किसी सरकारी दबाव में ना आए इसलिए ये नियम है। बिल्कुल सही, उद्देश्य नहीं है। दूसरा, यदि वो व्यक्ति विकृत चित्त हो, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो और ये बात किसी सक्षम न्यायालय ने घोषित कर दी हो। ठीक है। तीसरा, अगर वो अविमुक्त दिवालिया हो। दिवालिया मतलब बैंकरप्ट? हाँ, जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो और वो अभी तक उस स्थिति से उभरा ना हो। सीधे शब्दों में कहें तो जो अपने कर्ज नहीं चुका पा रहा। चौथा, अगर वो भारत का नागरिक ही ना हो या फिर उसने खुद ही किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो या किसी विदेशी ताकत के प्रति निष्ठा रखता हो। निष्ठा तो भारत के प्रति होनी चाहिए, स्वाभाविक है। और पांचवा आधार है, अगर संसद ने कोई कानून बनाया है और उस कानून के तहत उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। अच्छा, इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें कई चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे चुनाव में कोई गलत तरीका अपनाना, जिसे चुनावी अपराध कहते हैं, या किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उसे कम से कम 2 साल की सजा मिली हो, या फिर मान लीजिए किसी को भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी नौकरी से हटा दिया गया हो, या उसने चुनाव लड़ा पर तय समय में अपने चुनावी खर्चे का हिसाब ही नहीं दिया। अच्छा, ये भी एक आधार है। हाँ, और कुछ सामाजिक अपराध भी हैं, जैसे छुआछूत को मानना या बढ़ावा देना या दहेज लेना देना, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का समर्थन करना। इन मामलों में भी अयोग्यता हो सकती है। ये तो काफी विस्तार से बताया गया है। हाँ, और इसी अनुच्छेद 191 का खंड 2 एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आधार बताता है, वो है दल बदल। दल बदल यानी डिफेक्शन। जी, अगर कोई सदस्य चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट करता है तो उसे संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये नियम इसलिए लाया गया ताकि पार्टियों में स्थिरता बनी रहे। अच्छा, तो ये तो हुई चुनाव से पहले या बाद में अयोग्य होने की शर्तें। लेकिन मान लीजिए कोई चुनाव जीत गया, विधायक बन गया, और उसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या वो अब सदस्य बने रहने के योग्य है? तो इस पर फैसला कौन करेगा? अनुच्छेद 192 शायद इसी से जुड़ा है। हाँ, आपने सही पकड़ा। अनुच्छेद 192 इसी स्थिति के लिए है। अगर ऐसा कोई सवाल उठता है, दल बदल वाले मामले को छोड़कर, कि कोई सदस्य अनुच्छेद 191 में बताई गई किसी अयोग्यता का शिकार हो गया है, तो ये मामला भेजा जाता है राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर के पास। और राज्यपाल का फैसला? उनका फैसला अंतिम होता है, फाइनल। राइट। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, राज्यपाल ये फैसला खुद ही नहीं ले लेते। अच्छा। तो फिर उन्हें इस मामले पर भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से राय लेनी पड़ती है, और वो उसी राय के अनुसार ही काम करने के लिए बाध्य हैं। ओह, तो ये एक तरह का संतुलन है ताकि फैसला निष्पक्ष रहे। बिल्कुल, शक्तियों का संतुलन। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति सदस्य है ही नहीं या अयोग्य हो चुका है, या उसने अभी शपथ भी नहीं ली है, फिर भी वो सदन में जाकर बैठता है या वोट डालता है, तो क्या होगा? अनुच्छेद 193। हाँ, उसमें शायद जुर्माने का प्रावधान है। सही। अनुच्छेद 193 कहता है कि ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा, हर उस दिन के लिए 500 रुपए का जुर्माना जिस दिन उसने ऐसा किया, और ये पैसा राज्य सरकार उसे एक कर्ज की तरह वसूल सकती है। वो और उसके सदस्यों को कुछ खास अधिकार मिलते हैं जिन्हें विशेषाधिकार या प्रिविलेजेस कहते हैं।
अनुच्छेद 194। सवाल ये है कि इनकी जरूरत क्या है? देखिए, ये विशेषाधिकार बहुत जरूरी हैं ताकि विधानमंडल और उसके सदस्य अपना काम बिना किसी डर के, बिना किसी बाहरी दबाव के, पूरी आजादी से और असरदार तरीके से कर सकें। मतलब खुलकर अपनी बात रख सकें। बिल्कुल। सोचिए, अगर किसी विधायक को सदन में कुछ कहने पर मानहानि के केस का डर हो, तो वो जनता के मुश्किल सवाल कैसे उठाएगा? अनुच्छेद 194 कुछ मुख्य विशेषाधिकार गिनाता है। जैसे कि सबसे अहम है सदन में बोलने की पूरी आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरा, सदस्य ने सदन में या उसकी किसी समिति में क्या कहा या कैसा वोट दिया, इसके लिए उस पर किसी भी अदालत में कोई केस नहीं चलाया जा सकता। ये तो बहुत बड़ा संरक्षण है। की जाती है तो उसके छापने वाले पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा। इनके अलावा भी कई अधिकार हैं, जैसे सदन अपनी कार्यवाही कैसे चलाएगा, इसके नियम वो खुद बना सकता है। कार्यवाही को गुप्त रखना है या प्रकाशित करना है, ये भी तय कर सकता है। बाहरी लोगों को कार्यवाही देखने से रोक सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण, अगर कोई सदन की या उसके सदस्यों की अवमानना करता है या उनके विशेषाधिकार का हनन करता है, तो सदन उसे दंड भी दे सकता है। दंड भी दे सकता है? हाँ, और एक और खास अधिकार है सदस्यों का। उन्हें सदन के सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 40 दिन पहले और बाद में भी? जी हाँ, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में है, आपराधिक यानी क्रिमिनल मामलों में नहीं। अच्छा, ये अंतर महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये सारे विशेष अधिकार राज्य के महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल और ऐसे मंत्रियों को भी मिलते हैं जो शायद सदन के सदस्य ना हो पर कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये विशेष अधिकार विधायकों को निर्भीक होकर काम करने में मदद करते हैं। अब उनके वेतन भत्तों पर आते हैं। अनुच्छेद 195 शायद इसी से जुड़ा है। ये कैसे तय होता है? हाँ, अनुच्छेद 195 सीधा सा है। ये कहता है कि विधानमंडल के सदस्यों को कितना वेतन और भत्ता मिलेगा, ये राज्य का विधानमंडल ही कानून बनाकर तय करेगा। यानी विधानसभा खुद तय करती है? जी, विधानसभा ही कानून पास करके तय करती है। और इसमें समय समय पर बदलाव भी हो सकता है। जैसे स्रोत में राजस्थान के विधायक का वेतन 40,000 रुपये महीना बताया गया है, पर यह राशि बदल सकती है। अंतिम अधिकार विधानसभा का है। अब सदस्यों की योग्यता, अयोग्यता और अधिकारों से आगे बढ़ते हैं उनके सबसे महत्वपूर्ण काम पर, कानून बनाना। राज्य में कोई साधारण कानून, मतलब ऑर्डिनरी बिल, कैसे बनता है? अनुच्छेद 196 शायद इसकी प्रक्रिया बताता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 196 और उसके आगे के अनुच्छेद यही प्रक्रिया समझाते हैं। कोई भी साधारण विधेयक जो धन विधेयक या वित्त विधेयक ना हो, उसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में, मतलब विधानसभा या विधान परिषद, दोनों में? हाँ, अगर राज्य में विधान परिषद है तो। जैसे राजस्थान में तो अभी सिर्फ विधानसभा है, पर जहां दोनों सदन हैं वहां किसी में भी पेश हो सकता है। इसे कोई मंत्री भी ला सकता है या कोई भी सदस्य, जिसे गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर वो विधेयक सदन में 3 चरणों से गुजरता है। पहला वाचन, जब उसे पेश किया जाता है। दूसरा वाचन, जब उस पर विस्तार से चर्चा होती है, बहस होती है, उसमें संशोधन सुझाए जाते हैं, उन पर वोटिंग होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। और फिर तीसरा वाचन, जिसमें आमतौर पर सिर्फ इस बात पे वोटिंग होती है कि बिल को पास किया जाए या नहीं। और अगर राज्य में 2 सदन हैं, जैसे आपने कहा, तो बिल को दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। एक सदन से पास होकर वो दूसरे सदन में जाता है। वहां भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। अच्छा, और अगर विधानसभा का सत्र बीच में ही खत्म हो जाए? अगर सत्र खत्म होता है, जिसे सत्रावसान कहते हैं, तो बिल खत्म नहीं होता। वो अगले सत्र में वहीं से आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर विधानसभा ही भंग हो जाए, तब स्थिति अलग है। तब क्या होता है? तब जो बिल विधानसभा में पेंडिंग थे या विधानसभा ने पास कर दिए थे पर विधान परिषद में पेंडिंग थे, वो सब समाप्त हो जाते हैं, लैप्स कर जाते हैं। उन्हें नई विधानसभा में फिर से लाना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपने कहा कि 2 सदन होने पर दोनों की सहमति चाहिए। मान लीजिए अगर राजस्थान में विधान परिषद होती, तो क्या किसी साधारण बिल पर उसकी शक्ति विधानसभा के बराबर होती? अनुच्छेद 197 इस बारे में क्या कहता है? नहीं, बराबर नहीं होती। साधारण विधेयकों के मामले में भी विधान परिषद की शक्तियां विधानसभा के मुकाबले काफी सीमित हैं। अनुच्छेद 197 यही बताता है। कैसे सीमित है? मान लीजिए विधानसभा ने कोई साधारण बिल पास करके विधान परिषद को भेजा,
तो परिषद उसे ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक रोक सकती है। 4 महीने? हाँ, पर टुकड़ों में। पहली बार जब बिल जाता है तो परिषद उसे 3 महीने तक रोक सकती है या नामंजूर कर सकती है, या ऐसे संशोधन कर सकती है जो विधानसभा को मंजूर ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो विधानसभा उस बिल को दोबारा पास करके परिषद को भेज सकती है। अच्छा, दोबारा? हाँ, और जब बिल दूसरी बार परिषद के पास जाता है तब परिषद उसे सिर्फ 1 महीने तक ही रोक सकती है। अगर 1 महीने में भी वो पास नहीं करती या फिर नामंजूर कर देती है तो बिल को उसी रूप में पास मान लिया जाता है जिस रूप में विधानसभा ने उसे दूसरी बार पास किया था। अरे, यानी विधान परिषद ज्यादा से ज्यादा 4 महीने की देरी कर सकती है, पर बिल को रोक नहीं सकती हमेशा के लिए। बिल्कुल सही। अंत में चलेगी विधानसभा की ही मर्जी। संसद में जैसे दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है, वैसा राज्यों में नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और ये पूरी प्रक्रिया धन विधेयकों पर लागू नहीं होती। उनके लिए नियम अलग हैं। तो अब आते हैं धन विधेयक यानी मनी बिल पर। अनुच्छेद 198 और 199। पहले तो ये बताएं कि ये धन विधेयक होता क्या है, साधारण विधेयक से कैसे अलग है? हाँ, ये समझना जरूरी है। अनुच्छेद 199 बताता है कि धन विधेयक क्या है। मोटे तौर पर समझें तो ऐसा कोई भी बिल जिसमें केवल शब्द महत्वपूर्ण है, जिसमें केवल टैक्स लगाने, हटाने, कम करने, बदलने या रेगुलेट करने की बात हो, या भारत सरकार द्वारा पैसा उधार लेने को रेगुलेट करने की बात हो, या राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड या आकस्मिकता निधि कॉन्टिंजेंसी फंड की देखरेख या उनमें पैसा डालने या निकालने की बात हो, यानी राज्य के खजाने से जुड़े मामले। बिल्कुल, या संचित निधि से किसी खर्चे को भारित व्यय घोषित करने या ऐसे किसी खर्चे की रकम बढ़ाने की बात हो, या संचित निधि या राज्य के लोक लेखा पब्लिक अकाउंट में पैसा आने, उसकी देखरेख या उसमें से खर्च करने से जुड़ा कोई मामला हो। इनमें से किसी भी मामले से जुड़ा बिल जिसमें केवल यही प्रावधान हो वो धन विधेयक कहलाता है। ठीक है, और इसकी प्रक्रिया अलग क्यों है? अनुच्छेद 198। प्रक्रिया इसलिए अलग है क्योंकि धन के मामले में चुनी हुई सरकार यानी विधानसभा को ज्यादा शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 198 कुछ खास बातें कहता है। क्या है वो? पहली बात, धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। केवल विधानसभा? हाँ। दूसरी बात, इसे केवल कोई मंत्री ही पेश कर सकता है, कोई गैर सरकारी सदस्य नहीं। और तीसरी, इसे पेश करने से पहले राज्यपाल की सिफारिश जरूरी है। अच्छा, राज्यपाल की पूर्व अनुमति। जी। अब जब विधानसभा इसे पास कर देती है तो इसे विधान परिषद के पास भेजा जाता है, लेकिन परिषद के पास यहाँ बहुत सीमित अधिकार हैं। कितने सीमित? परिषद धन विधेयक को नामंजूर नहीं कर सकती, उसमें कोई संशोधन भी नहीं कर सकती। वो केवल अपनी सिफारिशें दे सकती है, और वो भी सिर्फ 14 दिनों के अंदर। सिर्फ 14 दिन? हाँ, 14 दिनों के अंदर उसे बिल लौटाना होता है, चाहे सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के। अब विधानसभा की मर्जी है कि वो परिषद की सिफारिशों को माने या ना माने। और अगर परिषद 14 दिन में नहीं लौटाती तो भी बिल उसी रूप में दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है जिस रूप में विधानसभा ने उसे पास किया था। यानी धन विधेयक के मामले में विधान परिषद की भूमिका लगभग सलाहकार जैसी ही है, आप कह सकते हैं। और एक आखिरी बात, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, अगर इस पर कोई सवाल उठता है तो अंतिम फैसला विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर का होता है। स्पीकर का निर्णय अंतिम। ठीक है, तो मतलब पैसे के मामले में विधानसभा ही सबसे शक्तिशाली है। सही। अब मान लीजिए कोई बिल, चाहे साधारण हो या धन विधेयक, विधानमंडल के दोनों सदनों या एक सदन है तो विधानसभा से पास हो गया। अब आगे क्या? अब राज्यपाल की भूमिका आती होगी। अनुच्छेद 200। बिल्कुल, बिल के कानून बनने का सफर यहीं खत्म नहीं होता है, अब गेंद जाती है राज्यपाल के पाले में। अनुच्छेद 200 यही बताता है कि राज्यपाल क्या कर सकते हैं। जब कोई बिल पास होकर उनके पास आता है तो उनके पास मोटे तौर पर 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्प कौन कौन से? पहला, सबसे सीधा, वो बिल पर अपनी सहमति दे दें, असेंट दे दें। जैसे ही वो सहमति देते हैं, बिल कानून यानी एक्ट बन जाता है। ठीक है। दूसरा, वो अपनी सहमति रोक लें, विद होल्ड कर लें। अगर वो ऐसा करते हैं तो बिल वहीं खत्म हो जाता है, कानून नहीं बन पाता। इसे आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। अच्छा, बिल खत्म।
तीसरा विकल्प? तीसरा, वो बिल को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं, लेकिन ये वो तभी कर सकते हैं अगर बिल धन विधेयक ना हो। यानी धन विधेयक वापस नहीं भेजा जा सकता। नहीं, धन विधेयक पर या तो सहमति देनी होती है या रोकनी होती है, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना होता है। पर साधारण बिल को वो वापस भेज सकते हैं, साथ में ये सुझाव भी दे सकते हैं कि बिल में क्या बदलाव किए जाएं। और अगर विधानमंडल उसे दोबारा पास कर दे, बिना बदलाव के या बदलाव के साथ, तब राज्यपाल को उस पर सहमति देनी ही पड़ेगी। वो दोबारा उसे रोक नहीं सकते। इसे निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। मतलब वो बिल को सिर्फ निलंबित कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते अगर विधानमंडल दोबारा पास कर दे। समझ गया। और चौथा विकल्प? चौथा विकल्प है कि राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित या रिजर्व कर लें। राष्ट्रपति के लिए? जी। ऐसा कब करते हैं? ऐसा वो कुछ खास परिस्थितियों में करते हैं, जैसे अगर उन्हें लगता है कि बिल संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जा रहा है, या राज्य के नीति निदेशक तत्वों के खिलाफ है, या देश के व्यापक हित के खिलाफ है, या कोई बहुत गंभीर राष्ट्रीय महत्व का मामला है, या फिर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर बिल ऐसा है जो राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की शक्तियों को कम कर रहा हो या उसकी स्थिति को खतरे में डाल रहा हो, तो उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना अनिवार्य हो जाता है। अच्छा, हाई कोर्ट से जुड़ा मामला हो तो जरूरी है। जी हाँ। और अगर राज्यपाल ने बिल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया, फिर क्या होता है? अनुच्छेद 201 शायद इसी बारे में है। हाँ, अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता है। जब बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उनके पास 3 रास्ते होते हैं। कौन से 3? पहला, वो बिल पर अपनी सहमति दे दें, तब वो कानून बन जाएगा। दूसरा, वो अपनी सहमति रोक लें, तब बिल खत्म हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि राज्य विधानमंडल इसे दोबारा पास करके राष्ट्रपति को सहमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जैसा राज्यपाल के मामले में था। अच्छा, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है? नहीं। तीसरा विकल्प है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दें कि वो बिल को, अगर वो धन विधेयक नहीं है, राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा दें। फिर से पुनर्विचार? हाँ, राज्य विधानमंडल को 6 महीने के अंदर उस पर फिर से विचार करना होता है। वो उसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के फिर से पास कर सकते हैं। लेकिन अगर विधानमंडल उसे दोबारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेजता भी है, तब भी राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहें तो फिर से अपनी सहमति रोक सकते हैं। ओह, तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति यहाँ ज्यादा मजबूत है राज्यपाल की तुलना में। बिल्कुल। राज्य के कानूनों पर केंद्र का ये एक महत्वपूर्ण नियंत्रण है। ये तो हो गई पूरी कानून बनाने की प्रक्रिया। अब थोड़ा राज्य के वित्त यानी पैसे रुपए के प्रबंधन पर आते हैं। बजट की बात करते हैं। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है। यही आम भाषा में बजट है ना? हाँ, बिल्कुल। संविधान में बजट शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है। अनुच्छेद 202 कहता है कि राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वो हर वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक के लिए राज्य की अनुमानित आमदनी यानी रिसीट्स और खर्चों यानी एक्सपेंडिचर का पूरा लेखा जोखा विधानमंडल के सदन या सदनों के सामने रखवाएं। अच्छा, ये राज्यपाल रखवाते हैं? जी, रखवाते हैं। इसे वित्त मंत्री पेश करते हैं। इस विवरण में खर्चे 2 तरह के दिखाए जाते हैं। 2 तरह के? हाँ, एक होते हैं राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, और दूसरे होते हैं अन्य व्यय, वोटेबल एक्सपेंडिचर। भारत व्यय, ये क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे जरूरी खर्चे होते हैं जिन्हें संविधान ने या राज्य विधानमंडल ने कानून बनाकर भारित घोषित किया होता है, जैसे राज्यपाल के वेतन भत्ते, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, हाईकोर्ट के जजों के वेतन भत्ते, राज्य सरकार ने जो कर्ज लिया है उसका ब्याज और वापसी, किसी कोर्ट के फैसले या डिक्री को चुकाने के लिए जरूरी पैसा वगैरह। और इनकी खासियत क्या है? खासियत यह है कि इन खर्चों पर विधानसभा में मतदान, वोटिंग नहीं होता, केवल चर्चा हो सकती है। ये एक तरह से गारंटीड खर्चे होते हैं। अच्छा, इन पे वोटिंग नहीं होती, तो फिर अन्य व्यय? बाकी जितने भी खर्चे हैं सरकार के, वो सब अन्य व्यय में आते हैं और इन्हें अनुदान की मांगों, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के रूप में विधानसभा के सामने रखा जाता है। इन पर विधानसभा में वोटिंग होती है। यानी सरकार जो पैसा मांग रही है अलग अलग कामों के लिए, उस पर विधानसभा वोट करती है? बिल्कुल। तो इन अनुदान की मांगों को मंजूरी कैसे मिलती है? अनुच्छेद 203 और 204 शायद इसी प्रक्रिया के बारे में है? हाँ, सही।
अनुच्छेद 203 कहता है कि भारत व्यय पर तो वोटिंग होगी नहीं। जो अन्य व्यय हैं उनकी अनुदान की मांगें विधानसभा में रखी जाएंगी और विधानसभा को यह शक्ति है कि वो किसी मांग को मंजूरी दे या पूरी तरह से मना कर दे या उसमें कुछ कटौती कर दे। कटौती मतलब पैसा कम कर दे। हाँ, इसके लिए सदस्य कटौती प्रस्ताव कट मोशन लाते हैं। ये सरकार की नीतियों पर असहमति जताने का एक तरीका भी होता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि कोई भी अनुदान की मांग बिना राज्यपाल की सिफारिश के पेश नहीं की जा सकती। अच्छा, और विधान परिषद की क्या भूमिका है इसमें? विधान परिषद इन मांगों पर केवल चर्चा कर सकती है, वोटिंग नहीं कर सकती। वित्तीय मामलों में शक्ति मुख्य रूप से विधानसभा के पास ही है। ठीक है, तो जब विधानसभा इन मांगों को मंजूरी दे देती है फिर? जब सारी अनुदान की मांगें पास हो जाती हैं, तब अनुच्छेद 204 के तहत एक बिल लाया जाता है। इसे कहते हैं विनियोग विधेयक। अप्रोप्रिएशन बिल। विनियोग विधेयक, इसका क्या काम है? इसका काम है सरकार को कानूनी अधिकार देना कि वो विधानसभा द्वारा स्वीकृत सभी अनुदानों की राशि और साथ ही संचित निधि पर भारित व्यय की राशि राज्य की संचित निधि से निकाल सके। यानी बिना इस बिल के पास हुए सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। इस बिल का पास होना अनिवार्य है, तभी सरकार को खजाने से पैसा निकालने का कानूनी अधिकार मिलता है। ये बजट प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव है जो सुनिश्चित करता है कि खर्च विधानमंडल की इच्छा के अनुसार ही हो। लेकिन कई बार ऐसा होता होगा कि साल के बीच में पैसा कम पड़ गया या कोई नई जरूरत आ गई जिसके लिए बजट में पैसा रखा ही नहीं था, तब क्या होता है? क्या इसके लिए भी कोई व्यवस्था है? अनुच्छेद 205? हाँ, बिल्कुल है। अनुच्छेद 205 ऐसी ही स्थितियों से निपटने के लिए है। मान लीजिए किसी चालू वित्तीय वर्ष में किसी सेवा के लिए बजट में जो पैसा मंजूर हुआ था वो कम पड़ गया, या कोई ऐसी नई सेवा शुरू करनी पड़ी जिस पर खर्च होगा और जिसका जिक्र बजट में था ही नहीं। ऐसा तो हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल विधानमंडल के सामने अनुपूरक अनुदान या सप्लीमेंट्री ग्रांट या अतिरिक्त अनुदान एडिशनल ग्रांट की मांगे रखवाते हैं। अच्छा, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। जी। और एक स्थिति और हो सकती है। मान लीजिए किसी सेवा पर जितना पैसा मंजूर हुआ था उससे ज्यादा खर्च हो गया। अच्छा, ज्यादा खर्च हो गया। हाँ, तो उस ज्यादा खर्च को नियमित करने के लिए अधिक अनुदान एक्सेस ग्रांट की मांग रखी जाती है। ये अगले वित्तीय वर्ष में होता है जब हिसाब किताब सामने आता है। और इन सभी अनुदानों के लिए प्रक्रिया वही रहती है? हाँ, इन सभी अनुदानों, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो वार्षिक बजट के लिए थी। यानी अनुच्छेद 203 और 204 के प्रावधान लागू होते हैं। विधानसभा की मंजूरी और विनियोग विधेयक का पास होना जरूरी है। तो ये पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि राज्य का पैसा सोच समझकर और नियमों के तहत ही खर्च हो। बिल्कुल, ये विधानमंडल का सरकार पर वित्तीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो हमने आज अनुच्छेद 191 से लेकर 205 तक के जरिए ये समझा कि कैसे राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाते हैं, कौन अयोग्य हो सकता है, उनके क्या विशेषाधिकार हैं और सबसे जरूरी कि वो कानून बनाने से लेकर राज्य के बजट को पास करने तक की जटिल प्रक्रिया को कैसे पूरा करते हैं। ये सारे नियम मिलकर राज्य के शासन को एक संवैधानिक और व्यवस्थित ढांचा प्रदान करते हैं। जी हाँ, और इन प्रक्रियाओं की जानकारी होना हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वो समझ सकें कि उनकी चुनी हुई सरकार कैसे काम करती है। बिल्कुल सही कहा। ये समझ हमें एक जागरूक नागरिक बनाती है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।